बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसे कि हम लोग लगातार इस बीच डेली आपको वीडियोस दे रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो चाहे अकाउंट से रिलेटेड हो। आज हम लोग इश्यू ऑफ शेयर पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको हम लोग पहले भी मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट ट्रैक में इसको पढ़ेंगे, जो मेन पॉइंट्स है उन पे फोकस करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जितना भी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है हम उतनी ही बात करेंगे, हम उससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए, इश्यू ऑफ शेयर जो चैप्टर है ये कितना मार्क्स, इसका वेटेज क्या है। तो देखिए इसका वेटेज है टोटल 12 मार्क्स, ठीक है। ये जो चैप्टर है टोटल 12 नंबर का है, ठीक है। अब 12 नंबर में आप ध्यान दीजिए इसकी कैटेगराइजेशन क्या है। देखिए एक क्वेश्चन तो आपका आएगा 6 मार्क्स का, ठीक है। और ये मैं पहले से बता दूं आपको, ये जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये 95% चांस है कि ये 95 क्या, आप उसको 100% भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ऑप्शन में कोई और क्वेश्चन आ सकता है, बट हमेशा ये जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका प्रोराटा से होगा, ठीक है। प्रोराटा अलॉटमेंट से रहता है। आ गई बस समझ में, क्लियर। अब बात आती है, एक क्वेश्चन आपका इससे 4 मार्क्स में भी रहेगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, इसका एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में रहेगा। अब वो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है, वो आपका इशू अदर देन कैश से हो सकता है। वो क्वेश्चन आपका केवल नॉर्मल फॉरफीचर हो सकता है शेयर का, जिसमें आपसे केवल फॉरफीचर के बारे में पूछ ले कि एक 2 क्वेश्चन दे दे, कह दे कि इसके फॉरफीचर करके बताइए, रीइश्यू करके बताइए और कैपिटल रिजर्व निकाल के बताइए। तो 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन वो आपसे पुटअप किया जा सकता है, ठीक है। फिर बचे 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स आपके क्या है, वो 2 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स के। आ गई बात समझ में। तो ये कैटेगराइजेशन है हमारा इश्यू ऑफ शेयर का। आ गई बात समझ में। तो ये आपको सबको क्लियर हो गया। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एक चैप्टर अकेला चैप्टर 12 नंबर का है, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा है, बट जो क्वेश्चन आता है वो सारे कॉन्सेप्ट को मिला के आता है। ऐसा नहीं कि किसी एक कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 6 नंबर का क्वेश्चन है इसमें लगभग सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका इश्यू ऑफ शेयर भी होता है, इसमें आपका कॉल्सिनियर भी आ जाता है, इसमें आपका फॉरफीचर भी होता है, इसमें रीइश्यू भी होता है और कैपिटल रिजर्व भी निकालना होता है, जो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। आ गई बस समझ में, क्लियर। और यहां पे हो सकता है कॉल्स इन एडवांस भी ऐड हो जाए, क्लियर। और इसमें प्रोराटा कैलकुलेशन भी रहती है। तो लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन में जितने टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो सारे कवर हो जाते हैं। आ गई बस समझ में। इसलिए ये मत सोचिए कि हम एक क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन कर लेने से हमारा पूरा चैप्टर प्रिपेयर होगा, यानी इस चैप्टर के लगभग हर टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम लोग इसको कैसे करना है। चलिए तो देखिए, इश्यू ऑफ शेयर को पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा शेयर कैपिटल आपके पास कितने तरह की होती है। शेयर तो हमें पता है, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। कैपिटल की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, उस छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। बहुत इजी भाषा में समझने के लिए आप समझेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 10 रुपए हैं, अब वो 10 रुपए आप 10 लोगों में बांट रहे हैं, तो मान लीजिए सबको 1-1 रुपए बांट रहे हैं, तो हर एक पर्सन का शेयर कितना हो गया, 1 रुपए हो गया। आ गई बस में। इसी तरह से कंपनी को अगर कैपिटल की जरूरत है 50,000 की, और कंपनी चाह रही है ये कैपिटल मैं केवल 20 लोगों से लूं, तो बताओ एक व्यक्ति से वो कितना रुपए लेगी कि 20 लोगों से 50,000 रुपए कलेक्ट कर ले। आ गई बस में। तो जो भी अमाउंट को कलेक्ट करे, 20 पर पर्सन जो अमाउंट को कलेक्ट कर रही है वो क्या है, शेयर। आ गई बस में। बट अब क्या है, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब कहने का ना, एक शेयर की कीमत अगर कंपनी ने 10 रुपए रख दी, तो कंपनी के पास शेयर कितने हो गए, 5,000 शेयर। भाई 50,000 रुपए चाहिए थे कंपनी को, एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो यानी कंपनी के पास कितने शेयर है मार्केट में, 5,000 शेयर। आ गई बसों में। तो सब जो सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कैपिटल की, उसे हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। आ गई बात समझ। अब बात आती है कि शेयर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है। हम यहां पे शेयर के टाइप्स को बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं। जैसे शेयर के टाइप्स के बारे में हम देखें तो हमारे पास टाइप्स हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। फिलहाल हम यहां टाइप्स को डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पे शेयर कैपिटल को। किसको, शेयर कैपिटल को। तो शेयर कैपिटल के अंदर हमारे पास देखिए 3-4 चीजें आती है। सबसे पहले आता है ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या आता है, ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक। ये ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल है हमारा टोटल कैपिटल, कंपनी की जो टोटल कैपिटल है, जिस अमाउंट से हम कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं, जिस अमाउंट का कंपनी, जितने अमाउंट का कंपनी बिजनेस करना चाह रही है, वो क्या है उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल।
आ गई बात समझ में। और ऑथराइज्ड कैपिटल का ही दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल कैपिटल है। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। आ गई बात समझ में। तो यहां पे क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल को हम ऑथराइज क्या कह सकते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी कह सकते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह सकते हैं, और ऑथराइज्ड कैपिटल तो उसका नाम है ही। इसको हम ऑथराइज या रजिस्टर्ड या नॉमिनल क्यों कह रहे हैं, रजिस्टर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस इतने ही अमाउंट से हम कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं, और नॉमिनल इसलिए कहते हैं क्योंकि कंपनी की टोटल कैपिटल है। क्या है, टोटल कैपिटल, मतलब कंपनी टोटल इतने अमाउंट से रजिस्टर्ड कराई गई है। क्लियर है यहां पे। अब देखिए, मान लीजिए ऑथराइज्ड कैपिटल, मान लीजिए किसी कंपनी की 1 लाख है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 लाख रुपए, ठीक है। आ गई बात समझ। अब ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद आता है हमारा इशूड शेयर कैपिटल। क्या आता है, इशूड शेयर कैपिटल। देखिए जो हमारा इशूड शेयर कैपिटल है ये क्या है, इशूड शेयर कैपिटल हमारा क्या कहता है, इशूड शेयर कैपिटल मींस ये इशूड शेयर जो कैपिटल है ये इस ऑथराइज्ड कैपिटल का ही एक हिस्सा है, इसका पार्ट है। मींस ये वो शेयर है जो हम पब्लिक को ऑफर कर रही है कंपनी। किसको ऑफर कर रही है, पब्लिक को। भाई कंपनी की टोटल 1 लाख के अमाउंट चाहिए कंपनी को बिजनेस करने के लिए, तो कंपनी का पूरा पैसा है थोड़े 1 लाख बिजनेस करने के लिए। कंपनी को मान लीजिए 20,000 रुपए ही है बिजनेस करने के लिए, तो बाकी के 80,000 रुपए वो कहां से लाएगी, मार्केट से। कहां से लाएगी, मार्केट से। तो मार्केट यानी पब्लिक को अपने शेयर इशू करेगी और उनसे 80,000 रुपए कलेक्ट करेगी। आ गई बस समझ। यानी जितने शेयर हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, यानी पब्लिक को शेयर इशू करके जितना पैसा हम फंड रेज करने वाले हैं, वो क्या है, हमारा इशूड शेयर कैपिटल है। क्या है हमारा, इशूड शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है। इशूड मतलब अ शेयर ऑफर टू द पब्लिक। पब्लिक को जो शेयर हमने ऑफर किए हैं, या जिन शेयर्स के लिए हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं, यानी पब्लिक को बुला रहे हैं कि आइए हमारी कंपनी का शेयर लीजिए और हमें पैसे दीजिए बिजनेस करने के लिए। आ गई बात समझ में। तो वो क्या है, आपका इशूड शेयर कैपिटल है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है। तो मान लीजिए कंपनी ने जो है 60,000 का शेयर पब्लिक को ऑफर किया। कितने का, 60,000। आ गई बात समझ में। तो वो क्या हो गया, इशूड शेयर। ये शेयर किसको ऑफर किए गए, पब्लिक को। है तो ये इसी ऑथराइज्ड का ही पार्ट। आ गई बात समझ में। अब बात आती है इशूड शेयर कैपिटल के बाद आता है आपका सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ये सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या है, देखिए सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या है, ये भी शेयर कैपिटल का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, इशूड शेयर कैपिटल। बहुत सीक्वेंस में चल रहे हैं हम लोग। ऑथराइज्ड का पार्ट क्या है, इशूड, जो हमने पब्लिक को इनवाइट किया था, पब्लिक को ऑफर किया था कि आप हमारे ये शेयर ले लीजिए। अब ये वो शेयर हैं जो पब्लिक ने एक्चुअली में खरीदे हैं हमसे, जिन शेयर्स के लिए पब्लिक ने एक्चुअली में अप्लाई किया है कि मुझे ये शेयर चाहिए, वो क्या है आपका सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है। तो ये क्या है आपका सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब है वो शेयर जिन्हें पब्लिक खरीदना चाह रही है, या जिन शेयर्स के लिए पब्लिक एप्लीकेशन दे रही है। आ गई बात समझ में, उन्हें हम क्या कहते हैं, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्लियर है यहां पे। अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल को भी एक्चुअली में ये वो शेयर है, हमने तो ये इनवाइट किए थे। अब ये शेयर क्या है, जिसको पब्लिक खरीद रही है, या पब्लिक खरीदना चाह रही, पब्लिक ने एप्लीकेशन भेजा है कि मैं खरीदना चाहता हूं। ठीक है, एक्चुअली एप्लीकेशन के टाइम पे वो तो ये बताता है कि मुझे खरीदना है। क्या करता है, खरीदना है। बट कंपनी के हाथ में फाइनल डिसीजन है कि वो उसको शेयर अलॉट करेगी या नहीं करेगी। पब्लिक तो कह रही है कि मुझे ये शेयर खरीदना है, तो वो क्या हो गया, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। आ गई बात समझ। तो जितने भी शेयर एक्चुअली में मार्केट में सेल आउट हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी शेयर का कंपनी पब्लिक खरीद रही है, वो शेयर क्या है आपके, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है। वो सब्सक्राइब आपके हो सकता है पूरे 60,000 सब्सक्राइब हो जाए, हो सकता है इससे कम सब्सक्राइब हो, कोई जरूरी नहीं कि पूरे पूरे सब्सक्राइब हो। आ गई बात समझ। या तो पूरे पूरे 60,000 सब्सक्राइब हो जाए, या उससे कम भी सब्सक्राइब हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी सब्सक्राइब हो सकते हैं। कई बार भाई कंपनी ने मार्केट में केवल 60,000 के शेयर ऑफर किए पब्लिक को, पब्लिक को लगता है कि ये कंपनी हमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है, फ्यूचर इस कंपनी का अच्छा है, तो कंपनी पब्लिक क्या कर सकती है, ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाए आपके पास,
जी हां, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, उस सिचुएशन को हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। यानी जितने हमारे पास इशूड शेयर थे उससे ज्यादा का अगर हमारे पास एप्लीकेशन आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर उससे कम का सब्सक्रिप्शन आएगा तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो दोनों चीजें यहां पे, तो सब्सक्राइब में हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है और अंडर सब्सक्रिप्शन भी। आ गई बस। तो सब्सक्राइब किसका पार्ट है, इशूड शेयर कैपिटल। वो शेयर जो एक्चुअली में शेयर होल्डर खरीद रहा है वो क्या है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब देखिए सब्सक्राइब्ड में भी हमारे पास दो पार्ट है, दो चीजें सब्सक्राइब में। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप, ठीक है। दूसरा क्या है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप मतलब जितने शेयर सब्सक्राइब हुए उनका पूरा पूरा पैसा मिल गया कंपनी को, वो क्या हो गया, फुल्ली पेड अप। मान लीजिए इस कंपनी ने कहा कि एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। कितनी है, 10 रुपए। कह रही है 10 रुपए है तो 10 रुपए पूरे मिल गए। मान लीजिए किसी शेयर होल्डर ने अगर पूरे 60,000 शेयर मार्केट में बिके, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 6,000 शेयर बिकेंगे मार्केट में। अब 6,000 पे यानी पूरा पूरा पैसा हमें मिल गया, तो क्या हो, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। दूसरा क्या, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। बट नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब है कि ऐसे शेयर जिनमें सब्सक्राइब तो हुए, शेयर होल्डर ने खरीदे तो, लेकिन वो पूरा पैसा नहीं दे पाए। हो सकता है 10 रुपए में केवल 8 रुपए दे पाए कंपनी को, हो सकता है 10 रुपए में केवल 6 रुपए दे पाए, आधी बस में हो सकता है फर्स्ट कॉल का ना दे, अलॉटमेंट कोई एक पैसा उन्होंने मिस कर दिया। तो क्या हो गया, नॉट फुल्ली पेड अप। तो ये सब्सक्राइब के पार्ट हो गए। अब इसी में आता है आपका कॉल्ड अप कैपिटल। क्या आता है, कॉल्ड अप कैपिटल आता है। तो कॉल्ड अप का मतलब क्या है, देखिए जो कॉल्ड अप कैपिटल है, कॉल्ड अप कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ फेस वैल्यू विच इज कॉल्ड बाय द डायरेक्टर। कौन कॉल करता है, डायरेक्टर। डायरेक्टर शेयर होल्डर से जो अमाउंट कॉल कर रहा है, जो मांग रहा है अमाउंट, फेस वैल्यू का जितना अमाउंट डायरेक्टर मांग रहा है शेयर पे, वो अमाउंट क्या कहलाता है आपका, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। आ गई बस समझ में, यहां तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत। इसके बाद हम आते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल सबको क्लियर हो गया, कोई डाउट है। तो कॉल्ड अप कैपिटल मींस वो अमाउंट जो कि डायरेक्टर शेयर होल्डर से मांग रहा है। अब वो हो सकता है पूरा 10 रुपए मांग ले तो 10 रुपए कॉल्ड अप होगा, हो सकता है कंपनी का डायरेक्टर डिसाइड करेंगे नहीं हमें 9 ही रुपए चाहिए। तो एक फाइनेंशियल ईयर में जितना अमाउंट भी शेयर होल्डर से मांग रहा है डायरेक्टर, वो अमाउंट आपका क्या कहलाता है, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। कोई डाउट है यहां पे, नहीं। तो ये हो गया आपका कॉल्ड अप कैपिटल। तो ये यहां तक बातें सब आपको क्लियर हो गई, किसी को डाउट है यहां पे, कोई प्रॉब्लम है, नहीं। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, देखो अदर देन कैश का मतलब क्या हुआ कि कब हम शेयर को अदर देन कैश की बात कह रहे हैं। अदर देन कैश का मतलब वो, मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई मशीन खरीदी, या अपनी कंपनी के लिए कोई मोटर व्हीकल खरीदा, तो कंपनी ने कुछ परचेज किया लेकिन कंपनी उसका पेमेंट कैश में नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रही, कैश में। तो कंपनी क्या कर रही है, उसका पेमेंट ना करके जिससे भी उसने एसेट्स खरीदा है, जिससे भी उसने बिल्डिंग खरीदी है, जिससे भी उसने मशीन खरीदी है, कंपनी उसे क्या कर रही है, अपने शेयर इशू कर रही है। क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है। यानी कंपनी क्या कर रही है, शेयर का एसेट्स का पेमेंट जो है वो शेयर के थ्रू कर रही है। किसके थ्रू कर रही है, शेयर के थ्रू। यानी शेयर तो इशू किया जा रहा है बट कैश के अगेंस्ट नहीं है, एसेट्स के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट है, एसेट्स के अगेंस्ट। किसी सामान को हमने खरीदा और उसके अगेंस्ट में हम उसको पेमेंट ना करके, कैश ना देके हम क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। तो कंपनी अपना शेयर तो इशू कर रही है लेकिन किसके अगेंस्ट में, एसेट्स के अगेंस्ट में। आ गई बात समझ में। तो उसे हम क्या कहते हैं, शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, अब इसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कैसे करते हैं। देखिए ये जो भी अकाउंटिंग होने जा रही है, ये उस कंपनी की बुक में अकाउंटिंग की जाएगी जो एसेट्स को खरीद रही है। क्या कर रही है, जो एसेट्स को खरीद रही है, जो परचेजर है।
जाहिर सी बात है जो एसेट्स को खरीदेगा वही तो शेयर इश्यू करेगा, और उसी की बुक में हम अकाउंटिंग करने वाले, उसी की बुक में हम ये सारी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, अगर कोई भी शेयर कंपनी जो है सबसे पहले क्या करेगी, कोई एसेट्स खरीदेगी। अगर कंपनी एसेट्स खरीदती है, क्या करती है, परचेज ऑफ एसेट्स। कंपनी ने जब एसेट्स परचेज किया तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, भाई बिजनेस के पास क्या आ रहा है, एसेट्स आ रहा है, तो जो भी चीज आती है वो क्या होता है, डेबिट। बहुत सिंपल सा रूल है, इसको कोई रटने की जरूरत नहीं है। बिजनेस के पास क्या आ रहा है, एसेट्स आ रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने बिल्डिंग खरीदी तो क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। कोई भी चीज आती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहां एसेट्स आ रहा है तो एसेट्स क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। तो यहां एंट्री क्या बनेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट। आपने एक रूल पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पढ़ा था, पर्सनल का रूल। तो यहां पे हमने एसेट्स खरीदा तो जो आ रहा है वो तो डेबिट हो गया, लेकिन ये एसेट्स दे कौन रहा है हमें, कोई एक पर्सन खरीद रहे हैं, या किसी कंपनी से खरीद रहे हैं, या किसी फर्म से खरीद रहे हैं। तो जिस फर्म से खरीद रहे हैं उस फर्म का यहां पे नाम आना चाहिए। लेकिन बाय द वे आपको क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है कि हम किससे खरीद रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, वेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे, वेंडर। आ गई बात समझ में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू वेंडर, ठीक है भाई। उधार पे खरीदा ना हमने, अभी पेमेंट तो किया नहीं है, तो उस पर्सन का या उस कंपनी का या उस फर्म का यहां पे नेम आएगा जिससे हमने वो एसेट्स खरीदा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो गिवर होता है उसका नाम क्या होता है, क्रेडिट में आता है, कोई डाउट है। और किसी भी पर्सन के नाम के साथ हम कभी भी अकाउंट नहीं लगाते। चलिए ये तो हो गई पहली एंट्री। अगर आपको नाम लगाना है तो आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लगा सकते हैं, ठीक है। और में हम क्या कह रहा है, पहली ट्रांजैक्शन में दूसरी चीज क्या कह रहा है, भाई या तो हम कोई बिजनेस खरीदे, या तो हम कोई एसेट्स खरीदे, या हम पूरा बिजनेस खरीद लें। क्या कर लें, पूरा बिजनेस परचेस कर लें। तो अगर हम कह रहे हैं यहां पे कि हम अब पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा बिजनेस ही हमने खरीद लिया। तो अगर हम पूरा बिजनेस परचेस कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, बिजनेस परचेस्ड। अगर हम पूरा बिजनेस खरीदने की बात कर रहे हैं तो एंट्री क्या बनेगी, सारे, भाई आप कोई भी बिजनेस खरीदोगे तो उसके एसेट्स भी आपके होंगे और लायबिलिटी भी आपकी होगी। ऐसा नहीं कि केवल एसेट्स आपके हैं, भाई अगर आपने पूरा बिजनेस ही खरीद लिया है तो उस बिजनेस के एसेट्स भी आपके हैं और लायबिलिटी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो क्या होगा यहां पे जन एंट्री बनेगी। मैंने क्या कहा था, एसेट्स हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। भाई जब अब वो बिजनेस आपका है तो वो एसेट्स आपके क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक। आप एक लाइन का गैप देंगे, फिर लिखेंगे टू लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटी आएगी तो भी वो आप, लायबिलिटी आ कहां रही, वो आपके लिए एक लायबिलिटी बन गई। किसी आपने बिजनेस खरीदा ना, तो उस बिजनेस का एसेट्स आया और उस लायबिलिटी के लिए आपको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लायबिलिटी है तो उसको तो आपको क्रेडिट ही होगा ना वो आपके लिए। बोलो भाई, ऐसा थोड़ा कि लायबिलिटी आ रही है तो वो डेबिट हो जाएगी। आप लायबिलिटी का पेमेंट जब करते हो तो वो लायबिलिटी डेबिट होती है। हम यहां लायबिलिटी का पेमेंट थोड़े कर रहे हैं, हम उसको एक्वायर कर रहे हैं लायबिलिटी, तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा उस लायबिलिटी के लिए, इसलिए वो क्रेडिट ही रहेगा। समझ में आ रहा है। फिर क्या है आपका, टू वेंडर। अगर कंपनी का नाम दिया जिससे हम खरीद रहे हैं, जिसका बिजनेस खरीद रहे हैं, तो उस कंपनी का नाम आएगा। अगर किसी का नाम नहीं दिया है तो वेंडर आएगा। क्या आएगा, वेंडर। अब बात आती है कि एसेट्स में तो आपको अमाउंट गिवन होगा, जो भी एसेट्स का अमाउंट है वो आप डाल देंगे। लायबिलिटी का जो भी अमाउंट आपको गिवन होगा वो आप डाल देंगे। वेंडर में क्या आता है, परचेज कंसिडरेशन आता है। क्या आता है, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन आ गई बात समझ। परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, परचेज प्राइस। जिस प्राइस पे हम उस बिजनेस को खरीदने के लिए एग्री हुए हैं वो क्या है, परचेज कंसिडरेशन। आ गई बात समझ। क्लियर है। परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ, जिस प्राइस पे, जिस अमाउंट पे हम उस बिजनेस को खरीदने को एग्री है वो क्या है आपका, परचेज कंसिडरेशन है। आ गई बात समझ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब अगर आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे, कैलकुलेट,
तो मान लीजिए एसेट्स की वैल्यू, मान लीजिए हमने एज्यूम किया कि एसेट्स की वैल्यू जो है वो 1,00,000 रुपए और लायबिलिटी की कीमत है आपकी 20,000 रुपए, ठीक। और आप इस बिजनेस को खरीद रहे हैं 90,000 रुपए में। कितने में खरीद रहे हैं? 90,000। अब बताइए इधर का टोटल कितना है? 1,10,000 और एसेट्स कितना है? 1,00,000। देखा जाए तो एसेट्स का जो पेमेंट है आप उससे ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। भाई एसेट्स 1,00,000 है, लायबिलिटी 20,000, तो आपके पास आया तो 80,000 का ही एसेट्स ना, 20,000 तो लायबिलिटी भी पे करनी है, लेकिन आप पेमेंट तो 90,000 रुपए कर रहे हैं उसको, यानी जितना एसेट्स आया आप उससे ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्यों पेमेंट करेंगे किसी को एक्स्ट्रा? किसके लिए हम पेमेंट करें? उसकी गुडविल के लिए। हम किसी भी बिजनेस को उसके एसेट्स की वैल्यू से ज्यादा अगर पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसकी गुडविल के लिए पेमेंट कर रहे हैं। किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं? गुडविल के लिए। आ गई बात समझ में? तो यहां पे जो 10,000 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच, वो क्या है? गुडविल है। और गुडविल हमेशा क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? गुडविल हमेशा डेबिट होता है। भाई डिफरेंस भी तो देखो डेबिट में ही आ रहा है। क्रेडिट का टोटल 1,10,000 है और डेबिट का टोटल कितना है? 1,00,000 है। तो डिफरेंस कहां आ रहा है? डेबिट साइड। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या होगा? गुडविल अकाउंट होगा। क्या होगा? गुडविल अकाउंट। कितना आ जाएगा? 10,000। यहां तक क्लियर हो गया? अब अगर हम इसी में थोड़ा चेंज कर दें, मान लीजिए हमने चेंज कर दिया कि हमारा जो बिजनेस है वो अब हम खरीद रहे हैं 70,000 रुपए में। कितने में? 70,000 रुपए में, ठीक है। अब अगर हम यही बिजनेस 70,000 रुपए में खरीद रहे हैं, तो अब बताओ डिफरेंस किधर आएगा? इधर का टोटल 1,00,000 है, इधर का टोटल 90,000 है, यानी जितना एसेट्स की कीमत थी हम उससे ज्यादा उसको पेमेंट कर रहे हैं कि कम पेमेंट कर रहे हैं? कम पेमेंट कर रहे हैं। तो हम कम पेमेंट कर रहे हैं मतलब हमें क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। क्या हो रहा है? गेन। अगर हमें गेन हो रहा है, गेन हो रहा है, बैठा रहे भाई, छोड़ो। अगर हमें गेन हो रहा है तो वो गेन क्या है हमारे लिए? कैपिटल रिजर्व है। क्या है? कैपिटल रिजर्व। आ गई बात समझ में? क्लियर? कोई डाउट? तो कैपिटल रिजर्व कहां आएगा? क्रेडिट में आता है। कहां आता है? क्रेडिट में। तो डिफरेंस भी आपका क्रेडिट में आ रहा था, तो क्रेडिट में आप क्या लिख देंगे? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना आएगा? 10,000। यहां तक किसी को डाउट है? कोई प्रॉब्लम? तो ये पहली एंट्री हो गई। मतलब पहली एंट्री में या तो ये कंडीशन रहेगी आपकी या तो ये कंडीशन, दोनों कंडीशन एक साथ नहीं आती है। आ गई बात समझ में? अच्छा, कई बार क्वेश्चन में कह देता है कि हमने जो एसेट्स खरीदा है उसका कुछ अमाउंट हम तुरंत पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू। अगर आपको कह रहा है कि हम तुरंत पेमेंट कर रहे हैं, तो तुरंत में यही लिख दो टू बैंक। क्या लिख दोगे? टू बैंक अकाउंट। वेंडर के नीचे लिख दो, वेंडर तो लिखा ही रहेगा, टू बैंक लिखा है। मान लो हमने एक एसेट्स खरीदा 1,00,000 का और कह रहा है 20,000 रुपए हमने तुरंत दिए, तो 1,00,000 रुपए आप एसेट्स में लिखोगे, बैंक में 20,000 लिखोगे और 80,000 रुपए वेंडर में आएगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? अब इसी तरह यहां पे भी है। अगर हम बिजनेस कोई खरीद रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई बिजनेस खरीद रहे हैं तो उसमें भी यही होगा। अगर हम उसका पेमेंट तुरंत कर रहे हैं, कुछ मान लो जैसे हमने ये बिजनेस था हमारा, इसका वेंडर ने 70,000 कीमत थी, हम इसको खरीद रहे हैं कितने रुपए में? मान लीजिए हम इसको खरीद रहे हैं 70,000 रुपए में और कह रहा है कि हम लोग 20,000 रुपए तुरंत पेमेंट कर रहे हैं, तो टू बैंक करके 20,000 आएगा और वेंडर में कितना आएगा? 50,000 रुपए। आ गई बात समझ में? कोई डाउट है यहां पे? कोई प्रॉब्लम? तो बैंक का ट्रीटमेंट कर लेंगे आप। अब आते हैं हम लोग कि जब हम शेयर को इश्यू करेंगे, ये तो हमने खरीद लिया एसेट्स, तो अब हम क्या करते हैं? वेंडर को शेयर इश्यू करते हैं। देखिए, जब भी हम शेयर को इश्यू करने की बात करें तो शेयर या तो पार पे इश्यू होता है या तो प्रीमियम पे। शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा मेरी बात। जब भी कोई भी कंपनी नया शेयर मार्केट में लॉन्च करती है तो पब्लिक को, किसी को भी आउटसाइडर को, किसी भी आउटसाइडर को जो शेयर इश्यू करती है वो या तो पार पे इश्यू होगा या तो प्रीमियम पे। फिर से मेरी बात है, आउटसाइडर को, किसको? किसी भी आउटसाइडर को अगर कंपनी शेयर इश्यू करती है तो या तो पार पे इश्यू होगा या तो प्रीमियम पे। आ गई बात समझ? तो अब जरा देखिए कैसे होगा। दो कंडीशन है हमारे पास। पहला है इशूड एट
दूसरी कंडीशन है हमारी इशूड एट प्रीमियम। ठीक, तो हम जब पार पे शेयर को इशू करेंगे तो क्या करेंगे? तो देखिए पार पे, पार का मतलब क्या होता है? पार का मतलब है फेस वैल्यू। किस पे? फेस वैल्यू पे। यानी एज्यूम कर लीजिए कि शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। फेस वैल्यू मतलब जिस प्राइस को कंपनी ने डिसाइड किया है कि ये इसका मिनिमम प्राइस है, वो क्या है? फेस वैल्यू है। तो वो फेस वैल्यू पे ही अगर हम शेयर को इशू करते हैं पब्लिक को, तो वो क्या है आपका? पार। क्या होता है? इशूड एट पार। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या एंट्री बनेगी। हम पार पे अगर शेयर को इशू करते हैं तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? आप इशू करोगे, किसको इशू करोगे? वेंडर को, जिससे हमने सामान खरीदा था उधार पे, उसी को तो शेयर इशू करना है। तो जिसको शेयर इशू करेंगे वो क्या होगा? डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट। तो यहां वेंडर क्या होगा? डेबिट। वेंडर डेबिट। अगर अकाउंट लगाना तो अपोस्ट्रोफी एस। ठीक, वेंडर डेबिट टू, अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी लिखोगे, और अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस लिखोगे, और अगर कुछ नहीं कहा है कि इक्विटी है या प्रेफरेंस है तो तुम केवल शेयर कैपिटल लिख दो। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? तो इक्विटी हो या प्रेफरेंस, शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो ये तो आ गया हमारा एंट्री। बात आती है अमाउंट यहां कैसे आएगा? आप अमाउंट कैसे रिकॉर्ड करोगे यहां पे? तो अमाउंट रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या है, यहां पे अमाउंट कौन सा आएगा? जो आपकी अमाउंट ड्यू था, वेंडर को जो अमाउंट पे करने को ड्यू था, जितना पेमेंट करना बाकी था वेंडर को, वही अमाउंट यहां पे आएगा। आ गई बस? कौन सा अमाउंट आएगा? अमाउंट ड्यू टू वेंडर। अमाउंट, वेंडर को जितना अमाउंट पे करने के लिए बाकी था उतना ही अमाउंट यहां पे आएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो यहां क्या होगा? अमाउंट ड्यू टू वेंडर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो बात हो गई अमाउंट ड्यू टू वेंडर। अगर क्वेश्चन में आपसे कह दे कि फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर, क्या कह रहा है? नंबर ऑफ शेयर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका? अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन फेस वैल्यू। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये सिंपल सा फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगा। अब आते हैं इशूड एट प्रीमियम पे। किस पे आते हैं? इशूड एट प्रीमियम पे। तो जरा देखो प्रीमियम पे क्या है। अगर हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो आपकी जरा एंट्री क्या होगी? वेंडर को ही तो हम शेयर इशू करेंगे। किसको इशू करेंगे? वेंडर डेबिट टू, अब वो इक्विटी शेयर हो या फिर प्रेफरेंस शेयर हो, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कोई डाउट है यहां पे? अब ध्यान दीजिए यहां अमाउंट कैसे आएगा। देखिए जो जनएंट्री तो आपने लिख ली कि वेंडर डेबिट होगा, जिसको शेयर हमें देना वो तो डेबिट ही होगा। कंपनी के शेयर इश्यू हो रहा है तो कंपनी के शेयर बढ़ रहा है ना मार्केट में, तो शेयर क्या होगा? क्रेडिट होगा। शेयर हमारा क्या होता है? एक लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो कहां आता है? क्रेडिट में। आ गई बात समझ में? और सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से इसलिए रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी शेयर का पार्ट नहीं होता, वो कंपनी के लिए एक तरह से कैपिटल गेन है। क्या है? कैपिटल। जी मिल तो रहा है लेकिन वो शेयर का पार्ट नहीं है। आ गई बात समझ में? तो यहां पे अमाउंट कैसे आता है? वेंडर में आपका अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट ड्यू टू वेंडर। वेंडर को जितना अमाउंट देना बाकी है वो यहां आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें कैसे अमाउंट आएगा, शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां अमाउंट लाने के लिए आप क्या करोगे? नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू। ठीक, और प्रीमियम में क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर इनटू प्रीमियम। अब बात आती है कि प्रीमियम तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि 10% है, 5% है, 20% है, कितना है, और फेस वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दी होगी। अब बात आती है नंबर ऑफ शेयर कहां से आएगा? तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ शेयर
क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू अमाउंट ड्यू टू वेंडर। वेंडर को जो भी अमाउंट देना बाकी है, ठीक, जो भी अमाउंट देना बाकी था वेंडर को, वो अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू ऑफ शेयर प्लस प्रीमियम। आ गई बात समझ? क्लियर? तो क्या करेंगे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर में हम क्या ऐड कर देंगे, प्रीमियम ऐड कर देंगे। अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। अब आपको नंबर ऑफ शेयर मिल गया, अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां पे, कोई डाउट? तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो आप अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर कोई डाउट लगता है तो आप उसे बताएंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।